क्या इंसान सच में सच को समझने के लायक है? एक ऐसा शहर जहां लोग अपने आप को दुनिया के सबसे सिविलाइज्ड समझते थे, जहां डेमोक्रेसी अपने सबसे पहले रूप में जन्म ले रही थी, जहां फिलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि जीने का तरीका था। वहीं जन्म होता है एक ऐसे इंसान का जिसके विचार आज भी दुनिया को सोचने का तरीका सिखा रहे हैं। प्लेटो का जन्म 427 BCE के आसपास एथेंस के बहुत अमीर और उच्च दर्जे के परिवार में होता है। ये कोई आम परिवार नहीं थे। प्लेटो का वंश डायरेक्टली एथेंस के पुराने किंग्स और पावरफुल पॉलिटिकल फिगर से जुड़ा हुआ था। प्लेटो के पिता एरिस्टोन एक रॉयल फैमिली से जुड़े हुए माने जाते थे और उनकी मां परीक्षण एक ऐसे खानदान से आती थी जिनका रिलेशन था एथेंस के लॉ मेकर सोलन से। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्लेटो का फ्यूचर ऑलमोस्ट सेट था। प्लेटो से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, लेकिन प्लेटो पॉलिटिक्स और सिस्टम में जाने से पहले वो पॉलिटिक्स और सिस्टम को समझना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे ग्राउंड रियलिटी पे पॉलिटिक्स और सिस्टम काम करता है। प्लेटो बचपन से देख रहे थे कि कैसे लोग जस्टिस की बातें करते हैं लेकिन उनके एक्शंस में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं जो फेयर कहलाते हैं लेकिन सबको इक्वली इफेक्ट नहीं करते। ये ऑब्जर्वेशन छोटे लेवल का था, लेकिन यही ऑब्जर्वेशन प्लेटो के अंदर एक हैबिट क्रिएट कर दी और वो था क्वेश्चन करने की हैबिट। और फिर प्लेटो की जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसे हम आज भी फिलॉसफी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, सोक्रेटिस। एक ऐसा आदमी जो ना रिच था ना पावरफुल, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो सबसे डेंजरस थी, सवाल। सोक्रेटिस लोगों से ऐसे सवाल पूछता था जो उनके बिलीफ्स को हिला देते थे। सोक्रेटिस हर चीज को चैलेंज करते थे, हर बिलीफ्स को, हर एजम्पशंस को। सोक्रेटिस का मानना था कि अगर आप किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते तो शायद आप उसे समझते ही नहीं हो। प्लेटो के लिए ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं था, ये एक मेंटल डिसरप्शंस था। धीरे धीरे प्लेटो को समझ आने लगा कि लोग जो सच मानते हैं वो अक्सर बिना सोचे समझे एक्सेप्ट किया हुआ होता है। सोसाइटी एक इल्यूजन क्रिएट करती है और लोग उसी इल्यूजन में जीते रहते हैं। और फिर आता है वो मोमेंट जो प्लेटो को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। एथेंस की डेमोक्रेसी जिसे वो बचपन से देख रहे थे, जिसे लोग फेयर सिस्टम मानते थे, उसी सिस्टम ने सोक्रेटिस को ट्रायल पे खड़ा कर दिया। इसलिए क्योंकि वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो सोसाइटीज में रहने वाले लोगों के लिए डेंजरस और डिस्कम्फर्टेबल था। लोगों का आरोप था कि सोक्रेटिस यूथ को करप्ट कर रहे हैं। सोक्रेटिस ऐसे आइडियाज लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो सोसाइटीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये नहीं था कि सोक्रेटिस गलत थे या लोगों से उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि वो लोगों के बिलीफ्स को चैलेंज कर रहे थे, ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो शायद उस सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं हो कि एक्चुअली में सोक्रेटिस कहना क्या चाहते हैं अपने सवाल के जरिए। और फिर इसके बाद वोटिंग होती है जिसमें मेजोरिटी लोग ये डिसाइड करते हैं कि सोक्रेटिस को मरना होगा क्योंकि वो सोसाइटीज के लिए खतरा है। यहाँ एक सेकंड के लिए रुक कर सोचिए, एक सिस्टम जो पीपल वॉइस पर बेस्ड है, वही सिस्टम एक ऐसे इंसान को मार देता है जो सच बोलता है। तो फिर प्रॉब्लम इंसान में है या सिस्टम है? प्लेटो के लिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था बल्कि एक इंटरनल एक्सप्लोजन था। उसने देखा कि कैसे लोग इमोशन के बेस पर डिसाइड करते हैं, कैसे मेजॉरिटी हमेशा राइट नहीं होती, कैसे एक सिस्टम जो फेयरनेस क्लेम करती है वो भी एक फ्रॉड हो सकता है। और सबसे डेंजरस चीज, लोग सिर्फ सच को नहीं बल्कि कंफर्ट जैसी चीज़ों को तवज्जो दे रहे थे। उस दिन के बाद प्लेटो ने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स छोड़ देगा क्योंकि अब उसे समझ आ गया था। उसने मान लिया कि बिना समझे पावर को अपने हाथ में लेना सोसाइटी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन उसने एक और चीज़ डिसाइड की, वो एक ऐसे सिस्टम इमेजिन करेगा जहां लोग सिर्फ वोट न करें बल्कि उसे समझे भी, जहां रूलर्स वो हो जो सच को देखे, न कि वो जो सिर्फ लोगों को खुश कर सके। और इसी थॉट प्रोसेस ने जन्म दिया एक ऐसी किताब को जो सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एक वार्निंग थी, ऐसे सिस्टम और सिस्टम को हाथ में लेकर चलाने वालों के लिए जो खुद सिस्टम को समझते ही नहीं है। और यहीं से स्टार्ट होती है एक इंटेलेक्चुअल जर्नी जिसका रिजल्ट है द रिपब्लिक। ये किताब लिखने का रीजन सिंपल नहीं था, ये एक रिएक्शन था। रिएक्शन एक फ्लॉड डेमोक्रेसी का, रिएक्शन एक इनोसेंट इंसान के डेथ का, रिएक्शन एक ऐसे सोसाइटी का जहां लोग सच को पहचान नहीं पाते। प्लेटो ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे बल्कि वो एक अल्टरनेटिव भी क्रिएट करेंगे। एक ऐसा अल्टरनेटिव जहां जस्टिस क्लियरली डिफाइंड हो, एक ऐसा अल्टरनेटिव जहां पावर उन लोगों के पास हो जो पावर को समझते हैं, एक ऐसा अल्टरनेटिव जहां इंसान अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कर सके। द रिपब्लिक इसी का रिजल्ट है। ये किताब एक सवाल से स्टार्ट होती है, जस्टिस क्या है, लेकिन असल में एक और गहरा सवाल पूछ रही होती है, अगर आपको सच दिखा दिया जाए तो क्या आप उसे एक्सेप्ट कर पाओगे? प्लेटो अपनी किताब द रिपब्लिक की शुरुआत एक सिंपल लगने वाले सवाल से करते हैं, जस्टिस क्या है। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक मोरल डिफिनेशन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि धीरे धीरे एक ऐसे फ्रेमवर्क में कन्वर्ट हो जाता है जहां इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को एक साथ समझा जाता है।
प्लेटो के लिए जस्टिस सिर्फ बाहर के रूल्स फॉलो करना नहीं बल्कि अपने अंदर चल रही सोच, इमोशन और डिजायर को बैलेंस में रखना ही जस्टिस है। एक ऐसा कंडीशन जहां इंसान के अंदर और सोसाइटी के स्ट्रक्चर में बैलेंस एग्जिस्ट करती हो। इस पॉइंट को समझने के लिए प्लेटो एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें एक इंसान को समझना है तो उससे पहले हमें एक सोसाइटी को देखना होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर फंडामेंटली सिमिलर ही है। इसी अप्रोच के थ्रू वो पहले एक आइडियल सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक ऐसी परफेक्ट सोसाइटी जहाँ सब कुछ फेयर और बैलेंस हो, जहाँ हर इंसान का अपना अपना एक रोल होता है और ये रोल्स ऐसे ही दिए हुए नहीं होते बल्कि उनकी नेचुरल एबिलिटीज के बेस पर डिसाइड होते हैं। प्लेटो कहते हैं कि सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जो रोज का काम करके सामान बनाते हैं और लोगों के लिए जरूरतें पूरे करते हैं, जिन्हें प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरे वो लोग जो सुरक्षा और प्रोटेक्शन का काम संभालते हैं, जिन्हें सोल्जर्स कहते हैं। और तीसरे वो लोग जो डिसीजन लेते हैं और सोसाइटी को लीड करते हैं, जिन्हें प्लेटो के अकॉर्डिंग रूलर्स या फिलोसफर्स किंग कहा जाता है। और यहीं पर प्लेटो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हुए बताते हैं कि हर इंसान हर काम के लिए बना ही नहीं होता। कोई क्रिएट करने में बेटर है तो कोई लड़ने और सोचने में। अगर सब अपना अपना काम करे तो सिस्टम स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही रोल्स मिक्स हो जाए तो असली chaos शुरू होता है। यहाँ प्लेटो का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया आता है और कहते हैं कि सोसाइटी को सिर्फ वो लोग लीड करना चाहिए जो सच में नॉलेज को समझते हैं। फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट भी इसी थॉट पर बेस्ड है। प्लेटो कहते हैं कि जब तक फिलोसफर्स रूलर नहीं बनेंगे या रूलर्स फिलोसफी को नहीं समझेंगे तब तक सोसाइटी में जस्टिस पॉसिबल ही नहीं है। इसका रीजन वो ह्यूमन नेचर में देखते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सिस्टम से ज्यादा इंसान के अंदर है, इसलिए वो ह्यूमन साइकोलॉजी को ब्रेक डाउन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं जैसे सोसाइटीज के अंदर होते हैं। एक पार्ट वो जो सोचता है, दूसरा वो जो रिएक्ट करता है और तीसरा वो जो सिर्फ चाहता रहता है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आपको कुछ गलत करने का मन होता है तो वैसे ही अंदर से आवाज आती है और कहती है कि ये मत करो, ये गलत है। और इसी को कहते हैं प्लेटो के अकॉर्डिंग रीजन। फिर एक और आवाज आती है और कहती है कर दो, देखते हैं क्या होता है, और इसी को कहते हैं डिजायर। और जब कोई आपको इंसल्ट करता है और तुरंत रिएक्ट करते हो तो यही प्लेटो के अकॉर्डिंग आपका स्पिरिट है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये तीनों कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जब डिजायर डोमिनेट करते हैं तो इंसान इम्पल्सिव हो जाता है, जब ईगो डोमिनेट करता है तो इंसान एग्रेसिव होता है, और जब रीजन वीक हो जाता है तो इंसान दूसरों के इन्फ्लुएंस में जीने लगते हैं। प्लेटो धीरे धीरे समझ रहे होते हैं और कहते हैं कि जस्टिस बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। जब तक इंसान के अंदर ये तीनों पार्ट्स बैलेंस में होते हैं तभी वो सही डिसीजन लेते हैं, और जब ये बैलेंस टूट जाता है तब chaos शुरू होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोसाइटी में होते हैं। इसके बाद फिर प्लेटो एक और पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग गलत हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग देख ही नहीं पाते कि गलत क्या है। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक कहानी बताते हैं। एक अंधेरी गुफा जहाँ कुछ लोग बचपन से बंद हैं। वो सिर्फ दीवार पर पड़ने वाली परछाइयाँ देखते हैं और उन्हें ये रियलिटी मान लेते हैं। उन्होंने कभी असली दुनिया देखी ही नहीं। अब अगर उनमें से कोई एक बाहर जाता है और सच में दुनिया को देखता है तो पहले उससे कन्फ्यूजन होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है और अपने आप से कह रहा होता है कि जो मैं देख रहा था वो सब झूठ था। और जब वापस जाके दूसरों को बताता है तो लोग हंसते हैं उसकी बातों पे और उसका मजाक भी उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि ऐसी कोई दुनिया ही नहीं होती। और बाद में लोग उसकी बातों को रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन प्लेटो के लिए ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि एक डायरेक्ट कमेंट्री है ह्यूमन कंडीशन पर। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी लोग इग्नोरेंस में जीते हैं और जब उन्हें सच बताया जाता है तो वो उसे एक्सेप्ट करने के बजाय रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि रूलर वो नहीं होना चाहिए जो सिर्फ लोगों को खुश करे, रूलर वो होना चाहिए जो सच को देख चुका हो, एक ऐसा इंसान जो पावर के लिए नहीं बल्कि समझ के लिए जीता हो। लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल बातें भी एग्जिस्ट करता है प्लेटो के मन में। प्लेटो डेमोक्रेसी को आइडियल सिस्टम नहीं मानते हैं। उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी बहुत फ्रीडम क्रिएट करती है जहां हर इंसान अपनी मर्जी से एक्ट करता है बिना लॉन्ग टर्म रिजल्ट को समझे। इससे डिसिप्लिन ब्रेक होता है और धीरे धीरे सिस्टम इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। प्लेटो का आर्गुमेंट है कि जब फ्रीडम एक्सट्रीम हो जाती है तो लोग ऑथोरिटी को रिजेक्ट करने लगते हैं और इसी chaos से एक स्ट्रॉन्ग लीडर इमर्ज होता है जो ऑर्डर रिस्टोर करने के नाम पर पावर कैप्चर कर लेता है। प्लेटो की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो कोई परफेक्ट वर्ल्ड का ड्रीम नहीं देख रहे, इसलिए उनका फोकस सिस्टम डिजाइन से ज़्यादा ह्यूमन कंट्रोल पे है। वो कहते हैं कि जब तक इंसान अपने अंदर के chaos को कंट्रोल नहीं करेगा तब तक कोई भी सिस्टम उसे सेव नहीं कर सकता। आखिर में प्लेटो का आइडिया एक ऐसे मॉडल में बदल जाता है जहां इंसान के सोच और सोसाइटी का सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ जस्टिस कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं रहता बल्कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ इंसान और सोसाइटी दोनों बैलेंस में होते हैं। और इसी बैलेंस को पाने के लिए प्लेटो कहते हैं कि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बिना सही एजुकेशन के न तो समझदार लीडर बन सकते हैं और न ही सोसाइटी बैलेंस में रह सकते हैं। यहाँ प्लेटो एक और डेंजरस ऑब्जर्वेशन करते हैं सिस्टम और ट्रुथ को लेकर।
वो कहते हैं कि सिस्टम हमेशा सच को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है स्टेबिलिटी मेंटेन करना, न कि ट्रुथ को डिस्कवर करना। अगर सच सिस्टम को चैलेंज करता है तो सिस्टम उस सच को सप्रेस कर देता है। इसलिए हर सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिस्टम को फॉलो करते हैं और दूसरे वो जो सिस्टम को क्वेश्चन करते हैं। और आयरनी यह है कि सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले लोग हमेशा सेकंड कैटेगरी से आते हैं, लेकिन यही लोग सबसे पहले रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। प्लेटो कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक अच्छा आइडिया लगता है क्योंकि वहाँ फ्रीडम होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फ्रीडम लिमिट के बाहर चली जाती है। जब हर इंसान अपनी मर्जी से एक्ट करता है तब सोसाइटी धीरे धीरे केओस में कन्वर्ट होने लगती है। प्लेटो का पूरा मैसेज यही क्लियर हो जाता है और कहते हैं कि प्रॉब्लम सिस्टम से ज़्यादा इंसान के अंदर है। अगर इंसान अपने डिजायर को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो किसी भी सिस्टम को करप्ट कर देगा, और अगर इंसान सच को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो वो हमेशा इल्यूजन में जीता रहेगा। तो सवाल ये नहीं है कि बेस्ट सिस्टम कौन सा है, सवाल ये है कि क्या इंसान सच में सच को झेलने के लायक है। क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, और अगर जवाब हाँ है तो शायद हमें किसी परफेक्ट सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है।